हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल हंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक ट्रस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ट्रस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रस्ट होता क्या है। तो ट्रस्ट इज़ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ़ सेवरल बार्स होती हैं, बहुत सारी छड़ें होती है जिससे मिलके बना होता है। और जनरली ये किस लिए बनाते हैं, जैसे टीवी टावर हो गया या ब्रिजेस हो गए रेलवे के, तो ये लाइव लोड के लिए जनरली डिज़ाइन होता है। तो इसको सॉल्व कर इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन और टेंशन के मेंबर्स जनरेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोर्सेस को न्यूट्रल कर लेते हैं। और फोर्सेस को न्यूट्रल कर लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए हम इस ट्रस्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट की एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम लिखी हुई है, हम इसको पढ़ते हैं फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। द ट्रस्ट ए बी सी हैज़ अ स्पान ऑफ 5 मीटर. It is carrying a load of 10 kilonewton at its apex as shown in figure. Determine the forces in the member A, B, B, C and C. तो क्वेश्चन में बोला है फिगर में दिया हुआ, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बना रहा हूँ, क्वेश्चन में जो फिगर दिया है वो इस तरह से दिया है। मैंने सिर्फ फिगर बनाया नहीं था लेकिन अब मैं बना रहा हूँ जो कि फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है और यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं हम, इसको यदि हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है कितनी दी है, 5 मीटर की। तो इस तरह का ये क्वेश्चन हमको गिवन है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। तो ये क्वेश्चन जो डायग्राम ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। जनरली ट्रस्ट के क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होता है, तो ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि कितने टाइप के ट्रस्ट होते हैं। 2 प्रकार के ट्रस्ट होते हैं, एक होता है परफेक्ट ट्रस्ट और एक इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो सबसे पहले हम ये जांच करेंगे कि ट्रस्ट किस तरह का है। तो यहाँ पर कंडीशन लगती है n इज इक्वल टू 2j-3। अगर n इज इक्वल टू 2j-3 है तो ये ट्रस्ट कहलाएगा परफेक्ट ट्रस्ट। और यदि n डज नॉट इक्वल टू 2j-3 है तो ये कहलाएगा इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो यहाँ पर n इज़ द नंबर ऑफ जॉइंट कहलाता है, n नंबर ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 3 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मेंबर होता है, 1 2 3 मेंबर हैं तो नंबर ऑफ मेंबर 3। इसी तरह से j क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट, 1 2 3 जॉइंट हैं तो 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये कौन सा ट्रस्ट है, परफेक्ट ट्रस्ट है। तो दोस्तों हम यहाँ पर परफेक्ट ट्रस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब हमें पता नहीं है कि उनके डिस्टेंसेस क्या है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने दे दिया डी पॉइंट, सी डी। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन ए डी, बेस कितना है, ए डी। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी की वैल्यू अगर हम मानते हैं x और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 माइनस एक्स डी बी की। तो यहाँ पर सी डी अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x tan 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से इन ट्रायंगल सी डी बी को ले लेते हैं, सी डी बी। तो इन ट्रायंगल सी डी बी में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम tan ले लेते हैं। तो tan 30 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन डी बी। तो यहाँ पर डी बी की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स tan 30। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमको मालूम है दोस्तों कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं x tan
60 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स 10 30। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू पुटअप कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमारी रहती है 1.25 मीटर। इसका मतलब 5 माइनस एक्स कितना आएगा, 5 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 3.75 मीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, x और 5 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 1.25, ये हो जाएगा 3.75। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसेस को ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या आ गई डिस्टेंसेस। अब मानते हैं कि ए और बी पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया आर ए और इसको मान लें हम आर बी। तो आर ए आर बी हमने मान लिया। हम क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए एक बीम की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका जो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ए और बी, इस फोर्स का इम्पैक्ट डी पॉइंट पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया कितना लोड, 10 किलो न्यूटन का लोड। ये डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, 1.25, और ये डिस्टेंस कितनी है, 3.75। हम क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। तो नाउ रिएक्शन में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट बराबर 0। तो अगर हम लेते हैं रिएक्शन अबाउट या मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर उंगली रखें, सारे फोर्स का गुणा कहाँ तक करते हैं हम, ए की तरफ। हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ था, अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। अपवर्ड फोर्स क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो ये आर बी है और ये आर ए है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बी ऊपर की ओर है तो प्लस आर बी इंटू ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 5, प्लस ब्रैकेट में डाउनवर्ड फोर्स क्या ले रहा है, नेगेटिव, तो माइनस 10 इंटू ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्तों हमें, आर बी की वैल्यू। तो हमारी आर बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। आर बी की वैल्यू हम ट्रांसफ़र करें उस तरफ, तो जाएगा 12.5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, 10 का यहाँ से गुणा कर देंगे तो 12.5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हमारा आर बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जा रही है, 2.5 किलो न्यूटन इंटू, सॉरी किलो न्यूटन, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, किलो न्यूटन में होती है, क्योंकि यहाँ पर किलो न्यूटन में वैल्यूज गिवन है। अब हम क्या करते हैं, आर ए की वैल्यू निकालते हैं। आर ए की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स बराबर होता है दोनों रिएक्शन का सम। तो यहाँ आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू हमको नहीं मालूम, आर बी की पता है 2.5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी, 10 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 755 किलो न्यूटन। तो ये हमारी आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 किलो न्यूटन। अब जी जब हमारी ये वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं ट्रस में। तो हम क्या करते हैं, ट्रस में पुटअप कर देते हैं। आर बी की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं कितनी, 2.5 किलो न्यूटन। आर ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7.5 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो डायग्राम है उसको हम सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से, अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से ए बी और सी जो हमारा ट्रस बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो ए बी सी, तो मेथड ऑफ जॉइंट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है। मेथड ऑफ जॉइंट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा टेंशन और कंप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ साइड में, इस तरह से रफ वर्क के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है,
इसको हम बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसको हम बाहर की ओर खींच रहे हैं। तो बाहर की ओर जब खींचेंगे तो बॉडी का जो इंटरनल फोर्स है उसको अंदर की ओर खींचेगा, तो इस तरह से खींचेगा अंदर की ओर, इस तरह का सिंबल। तो जब बॉडी का खुद का जो नेचर होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन का नेचर होगा। क्या नेचर होगा, कंप्रेशन का। ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी पी फोर्स से दोनों तरफ खींच रहे हैं तो बॉडी का सेल्फ नेचर क्या होगा, अंदर की ओर होगा। बॉडी क्या करेगी, अपने आप को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करेगी। तो उस नेचर को हम बोलते हैं कंप्रेशन या दबाव की स्थिति, कंप्रेशन या दबाव की स्थिति। इसी तरह से मान लीजिए हम किसी बॉडी को बाहर से कंप्रेस करते हैं अंदर की तरफ। अगर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स, बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, तो बॉडी का सेल्फ नेचर क्या होगा, बाहर की तरफ। वो क्या करेगी, अपने आप को रोकेगी अंदर की तरफ जाने के लिए। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉडी का नेचर क्या हो जाएगा, टेंशन का नेचर या टेंजाइल का नेचर, टेंजाइल नेचर या टेंशन का नेचर। तो इसको हम बोलते हैं टेंजाइल फोर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं तनाव की स्थिति। तो इस सिंबल को हम टेंशन या तनाव में ले रहे हैं, और इस सिंबल को कंप्रेशन या दबाव की स्थिति में ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट में हम, अब हमें पता नहीं है कि इस फोर्स की वजह से, अब हमें पता नहीं है इस फोर्स की वजह से इस क्षण और इस क्षण में कंप्रेशन जनरेट होगा या टेंशन जनरेट होगा। तो हम क्या करते हैं, सारे स्पान में हम टेंशन लगा देते हैं ताकि हम बाद में पता कर सकें, मतलब मान लेते हैं ताकि हम बाद में पता कर सकें कि एक्चुअल में यहाँ पर कंप्रेशन लग रहा है या टेंशन। तो सबको हम एक नेचर में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबको टेंशन की स्थिति में लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डायग्राम में टेंशन का सिंबल बना दिया। तो ये हमने क्या किया, टेंशन का सिंबल बना दिया। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, टेंशन का ये सिंबल बना दिया। तो टेंशन का सिंबल बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सब जगह लिख दें टी टी टी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इन तीनों बार्स का नेचर क्या होगा। तो तीनों को हमने टेंशन का सिंबल बना दिया। अब हम मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को क्या करते हैं, काटेंगे। जैसे हम ए जॉइंट को काट रहे हैं तो बाहर आउटर बाउंड्री से काटेंगे, बाहर सिंबल से। तो जब इस तरह से काटेंगे तो यहाँ पर अंदर देखिए आप, इस तरह का शेप मिला हमको, इस तरह का। तो यहाँ पर कितना है, आर ए की स्थिति की वैल्यू है 7.5। यहाँ पर फोर्स अगर हम माने टी ए सी मान लें इसको, यहाँ से ए से डी की तरफ जा रहा है तो इसको बी की तरफ जा रहा है तो इसको मानेंगे टी ए बी। यहाँ एंगल कितना लग रहा है, 60 डिग्री। हम बाहर से काटा तो बाहर का जो सिंबल है वो हमने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, जिस तरह से हमने उसी तरह से पुटअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इंक्लाइन फोर्स है तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो पार्ट में। तो इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व किया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रिजॉल्व किया। तो जिस लाइन के साथ थीटा बनता है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो इसको पढ़ेंगे टी ए सी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। जिस लाइन के साथ थीटा नहीं बनता उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। तो ये बजाय टी ए सी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। अब हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0, या समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स बराबर 0। मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं उनके बराबर 0। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स ये है, एक वर्टिकल फोर्स ये है, और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर टी ए सी अपवर्ड है तो पॉजिटिव, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स क्या होता है, प्लस, ये माइनस, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है। तो ऊपर की ओर प्लस है तो टी ए सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस ये भी कितना है, अपवर्ड है, 7.5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, टी ए सी की। तो टी ए सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 7.5। तो यहाँ से टी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 7.5 डिवाइड बाय साइन 60 इज इक्वल टू, तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी माइनस, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये आएगी वैल्यू हमारी माइनस
8.66 किलो न्यूटन। माइनस सिंबल है तो माइनस के नेचर को माइनस ही रहने देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ये किए है, एक ये है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों इस तरफ है तो प्लस में होगा, तो टी ए सी कॉस 60 डिग्री प्लस टी ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ टी ए सी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो -8.66 कॉस 60 डिग्री प्लस टी ए बी बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर टी ए बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, प्लस में आ जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4.33 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जॉइंट ले लेते हैं। कौन सा जॉइंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कौन सा जॉइंट, बी जॉइंट। तो यहाँ पर मैं बी जॉइंट बना रहा हूँ, तो ये हमने बी जॉइंट बनाया, ये हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर जो वैल्यू है बी से किस तरफ जा रहा है, ए की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे टी बी ए, और ये ऊपर जा रहा है तो बी से सी की तरफ, तो इसको पढ़ेंगे हम टी बी सी। तो यहाँ पर हम कौन कौन से फोर्स निकाल चुके हैं, ए सी निकाल चुके हैं, ए बी निकाल चुके हैं। अब हमको कौन सा निकालना है, बी ए निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो जगह टी बी सी साइन यहाँ कॉस आएगा, कॉस 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा टी बी सी साइन 30। ध्यान रखना जिस लाइन के साथ थीटा बनता है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स बराबर 0, तो वर्टिकल 1 और 1 2, तो यहाँ पर जगह टी बी सी, ये कॉस में है तो कॉस 30 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी बी सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो टी बी सी इज इक्वल टू -2.5 डिवाइड बाय कॉस 30। तो यहाँ से हमको टी बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, टी बी सी इज इक्वल टू जाएगा -5 किलो न्यूटन। तो टी बी सी की वैल्यू में कितनी मिल गई, -5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर टी ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, +4.33। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमारी, यहाँ पर मैं टी ए सी लिख देता हूँ, टी ए सी इज इक्वल टू -8.66 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर टी ए बी मिल गया हमको, ए सी मिल गया, और बी सी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे, अब इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे, तो टेबल ड्रॉ में क्या होगा, टेबल ड्रॉ के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, मेंबर, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, देन हम क्या करते हैं नेचर, इसका मतलब उसको किस नेचर में होना चाहिए था। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले हमारा कौन सा मेंबर निकला था, हमारा हमने निकाला था मेंबर ए सी। हम ए सी लिखेंगे मेंबर को, ए सी का हमारा जो मैग्नीट्यूड आया था कितना आया था 8.66। ए सी हमारा था 8.66, किस में आया था, माइनस में। इसी तरह से दूसरा मेंबर हमारा निकला है ए बी। ए बी हमारा वैल्यू किस में आई थी, +4.33, तो ये हो गया +4.33। इसी तरह से तीसरा मेंबर हमारा कितना आया था, ए बी, ए सी हो गया, और बी सी, ये वैल्यू हमारी आई -5। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब इनका नेचर क्या होगा, तो जो भी नेगेटिव नेचर, ये तीनों हमने किस में लिए थे, टेंशन में लिए थे। अब जो अगर नेचर इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पर 8.66 प्लस में लिख देंगे, और टेंशन का क्या नेचर हो जाएगा, कंप्रेशन।
ये प्लस का है तो एज इट इज़ प्लस में ही रहेगा, और जिस नेचर में हमने लिया था ये उसी नेचर में रहेगा। इसी तरह से जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में यहाँ 5 हो जाएगी, और ये टेंशन का नेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्रेशन के नेचर में। तो इस प्रकार ये इसका फाइनल एक्चुअल में नेचर रहना चाहिए फोर्सेस का। तो अब जो हम डायग्राम बनाएंगे वो एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे किसके हिसाब से, इस नेचर के हिसाब से। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, और ये हमारा सी था। इस फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या स्थिति जनरेट हो रही, कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन के लिए क्या होगा, इस तरह का सिंबल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। जैसे शॉकअप होता है तो इस तरह से इस फोर्स की वजह से दोनों पार्ट कंप्रेस हो रहे हैं, और ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या हो रहा है, ए बी का ये 4.33, और ये बी सी का कितना है 5 है, और ये 8.66। तो इन दोनों पोर्शन में कंप्रेशन डेवलप होगा। जब ये दोनों फैलेंगे तो यहाँ पर इस वाले जो बार है ये क्या होगी, टेंशन की स्थिति में आएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से फाइनल डायग्राम बनाना है और इस तरह से इसकी टेबल बनानी है। तो होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।